नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल RBSC जीके पर। देखिए दोस्तों, आज हम SST का मॉडल पेपर हल करेंगे और RBSC और NCERT किताबों से बनाया गया पूरे 60 क्वेश्चन है, जिसमें शिक्षण विधियों सहित सभी प्रश्न शामिल हैं। तो देखिए कि आपके कितने सही होते हैं, अपना आकलन कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सिंधु सभ्यता का वह स्थल जो 3 भागों में बंटा हुआ था। ऑप्शन में दिए गए कालीबंगा, सुरकोटड़ा, धोलावीरा और हड़प्पा। तो 3 भागों में बंटा हुआ नगर कौन सा था? धोलावीरा। ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? 2000 वर्ष, 5000 वर्ष, 2500 वर्ष या फिर 4000 वर्ष। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता ईसा से 2500 वर्ष से पुरानी मानी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? कुंभा, परुषणी, द्वती या फिर स्वास्तु। देखिए ऐसे प्रश्न रीट में बार बार पूछे जाते हैं। नदियों के प्राचीन नाम, ये रावी का पूछा भी गया एक बार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परुषणी। परुषणी नदी है, रावी का प्राचीन नाम था। अगला सवाल है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, शुद्धोधन, वर्धमान या फिर नंदीवरम। देखिए प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं, 2-3, 2-3 या 4-5। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहने वाले हैं, जहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आएंगे, वहीं से खूब प्रश्न लिए गए हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म से भी लिए गए हैं। जैसे महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर, लुम्बिनी वन, कुंडग्राम या फिर पावापुरी। राइट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर 2, लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला सवाल है कि कौन सा महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत पर स्थित था? गांधार, कंबोज, असमक या फिर वत्स। तो उत्तर पश्चिम सीमांत पर स्थित जनपद था गांधार। और ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। जैसे दक्षिण में असमक था या अस्सक बोलते हैं उसे, और उत्तर पश्चिम में अगर पूछा जाए तो गांधार हो जाएगा। वज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे? वज्जी है वो कई गणों से मिलकर बना हुआ एक संघ था, और उसमें कितने गण सम्मिलित थे? 8, 7, 9 या फिर 11। तो देखिए इसमें 8 गणों से मिला हुआ था ये वज्जी संघ। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक, बिंदुसार, विष्णुगुप्त या फिर कुणाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? ऑप्शन में है सिकंदर, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक ने। तो ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि है वो धारण की थी? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका ध्यान रखिएगा और बार बार याद करने की कोशिश कीजिए ताकि परीक्षा में आपको कोई गलती ना हो। अगला सवाल देखिए, मत विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता कौन थे? हर्ष, राज राजेंद्र, जयदेव या फिर महेंद्र वर्मन। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मत विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता है महेंद्र वर्मन। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंबुज के कौन से नरेश ने कुल 326 छंदों के 4 अभिलेखों की रचना की थी? देखिए RBSC पुस्तक हैं, उनमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो NCERT वाले नई वाली पुस्तकों में नहीं है, तो उसमें से प्रश्न है, और NCERT की जो नई किताबें लगी हैं उनमें से भी प्रश्न शामिल किए गए हैं। हर प्रकार के प्रश्न आपको इस टेस्ट में मिलेंगे। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि यशोवर्मन ने कुल 326 छंदों के 4 अभिलेखों की रचना की थी। अगला सवाल है, निम्न में से असत्य कथन है? भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानुज को माना जाता है। आलवार भक्तों की संख्या है वो 12 थी, और विष्णु भक्तों को नयनार कहा जाता था, और पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा ये तो आपके सही कथन है। असत्य कथन हुआ ऑप्शन नंबर 3। और क्यों हुआ? क्योंकि विष्णु भक्त है वो नयनार नहीं कहलाते थे, इन्हें आलवार कहा जाता था। शैव भक्त है उन्हें क्या कहा जाता था? नयनार। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु कितनी थी? 63 वर्ष, 57 वर्ष, 45 वर्ष या फिर 50 वर्ष। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मृत्यु के समय महाराणा प्रताप की आयु थी 57 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति से संबंधित ये प्रश्न है। और क्रांतिकारी
आंदोलनकारी हैं और एक तरफ वहाँ पर रियासतें दिए गई हैं, दिल्ली बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल लखनऊ, कानपुर नाना साहब और खान बहादुर है वो दे रखे हैं मेरठ में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, खान बहादुर हैं वो मेरठ से नए होकर के कहाँ से थे, रुहेलखंड से। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। इस मेरठ की जगह क्या होना चाहिए था, रुहेलखंड। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना है वो किसने की थी, आत्मारंग पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय या फिर स्वामी विवेकानंद। तो देखिए पुनर्जागरण वाले टॉपिक से है ये, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आत्मारंग पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग और गोविंद रानाडे ने मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत की बैठक में कुल सदस्यों की कितनी उपस्थिति आवश्यक है, 1/3, 1/10, 2/3 या फिर 2/10। देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1/3 है वो ग्राम पंचायत बैठक में कुल सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे यह मांग सन 1922 में किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन में दिए गए हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए ये कथन है महात्मा गांधी का। उन्होंने 1922 में ये मांग की थी कि भारत का राजनीतिक भविष्य है वो भारतीय स्वयं बनाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है उसे छांटना है। निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 250 होती है। वित्तीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 360 के तहत, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 60 के तहत लगाया जाता है। और राज्यसभा अध्यक्ष का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर, इसलिए ये तीसरा और चौथा दोनों ही असत्य कथन है, ये मिसप्रिंट के कारण हो गया। देखो राज्यसभा अध्यक्ष है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति की तरह कितना वर्ष होगा, 5 वर्ष। लेकिन यहाँ पर दिया गया राज्यसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसलिए हमारा असत्य कथन है ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 5 वर्ष। तो ये ध्यान रखिएगा। और वित्तीय आपातकाल है ये मिसप्रिंट के कारण हो गया, इसलिए तीसरा और चौथा दोनों ही असत्य कथन है। असत्य कथन की पहचान करनी है। देखिए ऑप्शन, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, किशोर न्याय अधिनियम सन 2000 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 2018 में। तो देखिए बाल अधिकार बाल संरक्षण वाले टॉपिक से क्वेश्चन है और निश्चित रूप से वहाँ से एक प्रश्न आने वाला है। तो इसमें ऊपर की जो 3 कथन है वो सही है। लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 में ये सही है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में था ये भी सही है, और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 ये भी सही है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वो 2015 में था, 2018 में नहीं 2015 में था। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी, 25 जनवरी, 31 अक्टूबर या फिर 15 अगस्त। सही उत्तर क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 25 जनवरी। मतदाता जागरूकता वाले टॉपिक ये पिछली बार नई जोड़े गए टॉपिक हैं, इनमें से निश्चित रूप से प्रश्न आने की संभावना है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 25 जनवरी। 21 नंबर प्रश्न देखिए, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। ये प्रश्न हूबहू एनसीईआरटी की जो नवीन पुस्तकें हैं उसमें दिया गया है और वहीं से इसको शामिल किया गया। तो पिछली वाली किताबों में भी ऐसे सवाल थे और इस बार भी हैं, और उच्च न्यायालय से संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। तो कब की गई थी, 1860 में, 1861 में, 1862 में या फिर 1865 में। तो इनकी स्थापना देखिए की गई थी 1862 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किन आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, सन 2001 में, 2003 में, 2004 में या फिर 2005 में। तो देखिए पूरे देश में ईवीएम मशीन का प्रयोग है वो किया गया था 2004 से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, 412, 84, 47 और 54। तो अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए सीटें आरक्षित की गई है। तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, 47, और अगर अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो कितनी हो जाती, 84। तो ये ध्यान में रखिएगा, अनुसूचित जनजाति दिया गया यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और अनुसूचित जाति के लिए होता तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता, 84।
राष्ट्रपति किसकी स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का वो प्रयोग कर सकता है? ऑप्शन में दिए मंत्रिपरिषद, संसद, प्रधानमंत्री और लोकसभा। तो देखिए काफ़ी कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संसद के बिना राष्ट्रपति न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और ना ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। तो सही उत्तर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और पुणे। तो देखिए पीछे ये प्रश्न आया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्मारंग, पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे ने की थी और 1867 में की थी। लेकिन कहाँ किस स्थान पर की थी? तो मुंबई में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? एनसीईआरटी की नवीन पुस्तक में ये प्रश्न दिए गए हैं। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा राव फुले और पंडिता रमाबाई। तो देखिए पूना में विधवा गृह की स्थापना है वो पंडिता रमाबाई ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को खूब ध्यान में रखना है क्योंकि ये निश्चित रूप से वो आपको मिलने वाले एग्जाम में। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार संबंधित गठित समितियों में असत्य की पहचान करनी है आपको कि इनमें कौन सी समिति है, वो कब बनी थी, उसके बारे में सन दिए गए हैं, कौन सा असत्य है। तो देखिए हरिश्चंद्र माथुर समिति है 1963, हरलाल सिंह खर्रा समिति है 1995, शिवचरण माथुर आयोग दिए गए है 2000 में और गुलाब चंद कटारिया उप समिति है 2004-5 में। तो देखिए हरलाल सिंह खर्रा समिति है 1995 में नए होकर के 1990 में थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि माझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन हैं? रोहित भट्ट, दुर्गादत्त भट्ट, सीताराम पांडे और विष्णु भट्ट गोडसे। नवीन किताबों से है ये प्रश्न और माझा प्रवास ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, पुराने एग्जाम में। पिछली पुस्तकों में ऐसे प्रश्न नहीं थे लेकिन इस बार एनसीईआरटी किताब में दिए गए हैं। तो ऑप्शन में रोहित भट्ट, दुर्गादत्त भट्ट, सीताराम पांडे या फिर विष्णु भट्ट गोडसे। काफ़ी चर्चित सवाल है ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विष्णु भट्ट गोडसे, माझा प्रवास पुस्तक के लेखक। अगला सवाल है कि भूपृष्ठ पर खुला छिद्र जिसमें पिघलते हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। देखिए दोस्तों इस बार नए टॉपिक जोड़े गए हैं जिसमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को निकाल दिया गया है और उसकी जगह भूकंप और ज्वालामुखी ऐसे टॉपिक जोड़े गए हैं। तो वहाँ से एक सवाल बनाया गया है। तो भूपृष्ठ पर एक छिद्र होता है जिसमें एक पिघला हुआ पदार्थ लावा सा निकलता है और निकलने लगता है, उसे क्या कहा जाता है? वो होता है ज्वालामुखी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है? देखिए अनुच्छेद 14 में, 15 में, अनुच्छेद 21 में या फिर अनुच्छेद 32 में। तो इसका सही उत्तर है देखिए अनुच्छेद 21 में। पानी का अधिकार को जीवन का अधिकार माना गया है अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अगला सवाल है हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी उपग्रह नहीं है? देखिए ये टॉपिक भी नया जुड़ा है, पिछली बार नहीं था। सौर मंडल हूबहू दिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको सौरमंडल पढ़ के जाना है और उनमें से भी एक निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा? बुध और शुक्र, शनि और, माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बुध और शुक्र। देखिए अगर ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता कि किन ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है तो होता मंगल और बृहस्पति के बीच में, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे सौरमंडल में ऐसे ग्रह जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा बुध और शुक्र हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बृहस्पति और मंगल उत्तर तब होता जब पूछा जाता कि इनके बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी किन ग्रहों के बीच पाई जाती है तो उत्तर बृहस्पति और मंगल हो जाता। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तरी ध्रुव ऐसे दक्षिण ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, उत्तरी ध्रुव वृत्त, विषुवत वृत्त। तो देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं, यामोत्तर रेखाएं या देशांतर रेखाएं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और बाड़मेर। तो देखिए इनमें से हनुमानगढ़ जिले की सीमा है वो पाकिस्तान से नहीं लगती, गंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर इन तीनों की सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है। अगला सवाल है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बीकानेर में, सिरोही में, कलकत्ता में या फिर मुंबई में? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना राज्य के बाहर की गई थी और कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए किस दुर्ग में लाया गया था? ऑप्शन में दिए गए रणथंबोर,
कुंभलगढ़, सिवाना और मेहरानगढ़। देखिए जब राणा सांगा युद्ध में घायल हो गए थे तो उनको लाया गया था सिवाना दुर्ग में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह है, होली, दीपावली या फिर गणगौर? तो देखिए कच्ची घोड़ी नृत्य है वो किया जाता है विवाह के अवसर पर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेल में भूख हड़ताल के कारण किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन में है बाल मुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा, अर्जुन लाल सेठी और भंवरलाल शर्मा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूख हड़ताल के कारण किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? बाल मुकुंद बिस्सा की। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गोरा बादल महल एवं नवलखा बुर्ज है वो कहाँ पर स्थित है? दुर्ग के नाम दिए गए हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जालोर और रणथंभौर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। दुर्ग से संबंधित आजकल ऐसे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं जिनमें उसकी या तो कोई बुर्ज है या उसके अंदर कोई बना हुआ मंदिर है, जलाशय है, महल है, ऐसी चीज़ें हैं वो खास तौर पर आपको ध्यान रखनी है। जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और कहीं पर बुर्जें बनी हुई हैं तो उनको ध्यान में रखना है। जैसे गोरा बादल महल नवलखा बुर्ज है, इसके बारे में पूछा गया तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। अगला सवाल है कि जयपुर के किस महाराजा के काल में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी? ऑप्शन में देखिए सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह प्रथम, महाराजा सवाई ईश्वर सिंह और महाराजा सवाई राम सिंह। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है चित्र शैलियों से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महाराजा सवाई राम सिंह के समय जयपुर में स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखिए, एशिया की सबसे बड़ी लोएस की खान कौन सी है? मौसाबानी, कोलिहान, मंदान खान और बेलाडीला खान। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये और ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेलाडीला, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ में स्थित एक लोएस की सबसे बड़ी खान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे कि एशिया की सबसे बड़ी लोएस की खान कौन सी है? बेलाडीला। देखिए मौसाबानी, कोलिहान, मंदान खान ये तीनों भी खनिज से संबंधित हैं, लेकिन बेलाडीला खान है वो लोएस से संबंधित है। अगला सवाल है, किस शासक को हिंदुपत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दिए महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा उदय सिंह। तो हिंदुपत के नाम से जाना जाता है महाराणा सांगा को। कुंभा की उपाधियां और सांगा की उपाधि में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन सांगा की हिंदुपत है, खास तौर पे ध्यान रखनी है। बाकी जितनी उपाधियां दी गई है राणा रासो है और है, तो ये सभी महाराणा कुंभा की थी, लेकिन महाराणा सांगा को हिंदुपत कहा जाता है। अब नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? देखिए भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, सरदार सरोवर और मचकुंड। तो सही उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना पूछी जाए तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट है, लूनी नदी की वह सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है। बाकी अरावली से निकलती है, लेकिन लूनी नदी की एक ऐसी सहायक नदी है जो अरावली से नहीं निकलती, बांडी, सुकड़ी, जोजड़ी और जवाई। देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जोजड़ी नदी है वो अरावली से नहीं निकलती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली शक्कर मिल कहाँ पर स्थापित हुई? लाखेरी, मांडलगढ़, भोपाल सागर और गंगापुर। तो पहली शक्कर मिल की स्थापना भोपाल सागर में की गई थी 1932 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा इसको। भोपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में दिए गए हैं महनसर झुंझुनू, चिड़ावा झुंझुनू, ढूंढलो झुंझुनू और मुकुंदगढ़ झुंझुनू। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोने चांदी की हवेली। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पहले पुराने समय में पूछा भी जाता था और इसका सही उत्तर हो जाएगा महनसर झुंझुनू में ये सोने चांदी की हवेली स्थित है। आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह मुकदमा नामक रचनाएं किसकी है? आंदोलन से संबंधित राजस्थान के क्रांतिकारी हैं, आंदोलन वाले टॉपिक से ये प्रश्न है। देखिए बाल मुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा, केसरी सिंह बारठ या फिर प्रताप सिंह बारठ। तो आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह मुकदमा ये दोनों रचनाएं हैं सागरमल गोपा की। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन में दिए गए नैनूराम शर्मा, रघुवर दयाल गोयल, कुंभाराम आर्य और रामनारायण चौधरी। तो देखिए आपके समाज में ये नहीं कि एनसीईआरटी की 6 से 10 तक किताबों से प्रश्न लिए गए हैं, राजस्थान अध्ययन 6 से 10 उसमें से भी प्रश्न लिए मैंने। और ये किसान ये क्रांतिकारी आंदोलन से राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 में दिया गया है, वहाँ से उठाया गया ये सवाल। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कुंभाराम आर्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका ध्यान रखिएगा। किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक किसने लिखी? कुंभाराम आर्य ने। नेक्स्ट है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय यह किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? ऑप्शन में दिए गए भीम सिंह, बहादुर सिंह, चंद्रवीर सिंह और
तेज सिंह। ये कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह थे। कहाँ के थे? बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह का ये कथन है। उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। अगला सवाल देखिए, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? असम, महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान और तमिलनाडु है आंध्र प्रदेश। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। सिम्बुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? जसनाथ जी से, जाम्बो से, लालदास जी से या फिर दादू दिया जी? तो सिम्बुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ हैं वो किसके हैं? जसनाथ जी के। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में कक्षावार व विषयवार सीखने के प्रतिफल को कौन से शैक्षिक सत्र में शामिल किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में निश्चित रूप से आने की संभावना है। और नया टॉपिक जोड़ा गया था सीखने के प्रतिफल, उससे ये सवाल है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 2017-18 से इनको शामिल किया गया है। तो सीखने के प्रतिफल हैं वो शैक्षिक सत्र कौन से शैक्षिक सत्र से शामिल किए गए हैं? 2017-18 से। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए रिक्तान में क्या भरा जाएगा? विश्वसनीयता। यानी जब बालक की कोई परीक्षा ली गई है और उसके मूल्यांकन में बार बार वही मूल्यांकन आ रहा है, स्थायित्व है, तो उस ऐसी परीक्षा को क्या कहा जाएगा? विश्वसनीयता। नेक्स्ट है, परियोजना विधि में कुल कितने सोपान होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 10? तो परियोजना विधि में कितने सोपान होते हैं? 4। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आईसीटी का क्या अभिप्राय है? यानी फुल फॉर्म बतानी है आईसीटी का। इंटरकनेक्टेड टर्मिनल्स, इंटर कॉमन टर्मिनोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? तो देखिए आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होगी? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, इसे कहते हैं आईसीटी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री कौन सी है? पाठ्यपुस्तक, बाजार में उपलब्ध, शिक्षक निर्मित या फिर छात्र निर्मित? सही उत्तर क्या हो जाएगा? छात्र निर्मित। यानी अधिगम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री कौन सी है? छात्र के द्वारा निर्मित। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण के सोशल इंक्वायरी प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? मेसिल एवं कोक्स, रोजर्स, हिल्दाताबा या फिर जीन पियाजे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। मेसिल एवं कोक्स हैं वो शिक्षण के सोशल इंक्वायरी प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है, सचमैन का परीक्षा मॉडल है निगमनात्मक, आगमनात्मक, आगमनात्मक व निगमनात्मक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सचमैन का परीक्षा मॉडल है वो आगमन विधि पर आधारित है, इसलिए आगमनात्मक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से चिंतन स्तर किसकी देन है? BS ब्लूम, DV कुर्टलेविन और मॉरिसन? देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, जो उत्तर होना चाहिए था वो इन चारों ऑप्शन में ही नहीं है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हंट। चिंतन स्तर किसके द्वारा दिया गया था? हंट के द्वारा। तो ये ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बौद्ध स्तर का पूछा जाता तो मॉरिसन हो जाता। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं होना चाहिए क्रियाशीलता का, विविधता का, उपयोगिता का या फिर परीक्षा केंद्रित? पाठ्यक्रम का निर्धारण किस सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ये पूछा है। पाठ्यक्रम का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? तो देखिए क्रियाशीलता पर होना चाहिए, विविधता ये भी सही है, उपयोगिता पर भी होना चाहिए, लेकिन परीक्षा केंद्रित है वो नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण बाल केंद्रित होता है, परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ योजना के 5 सोपान है वो किसने बताए थे? ये आखिरी और अंतिम प्रश्न है शिक्षण विधियों से जुड़ा हुआ। तो देखिए ऑप्शन में दिए गए हर्बर्ट स्पेंसर, किलपेट्रिक, जॉन ड्यूई। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाठ योजना के 5 सोपान किसने बताई? हर्बर्ट ने। तो आपको कैसा लगा आज का ये टेस्ट वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया तो ज़रूर कर लें और कमेंट करके अपने जो आपके सही उत्तर हुए हैं ज़रूर बताइए कि आपके कितने सवाल इनमें से सही हुए हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।